हाय, आज हम बात करने वाले हैं रेजिस्टिविटी। इससे पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था व्हाट इज रेजिस्टेंस, और ये भी हमने देखा था व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, कि कौन कौन से फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस होता क्या है। तो हमने देखा था रेजिस्टेंस वो होता है जो करंट को क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। और हमने ये भी देखा था रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट थी वो क्या थी, ओम थी। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम थी, और रेजिस्टेंस जो था उसमें हमने देखा था व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते थे, एक बार रिवाइज कर लें। दैट वाज द लेंथ एरिया टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ मटेरियल। तो चार फैक्टर्स थे जो जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता था। आज उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं कि जो हमने फैक्टर्स पढ़े थे वहीं से हम आ जाएंगे किस पर, रेजिस्टिविटी पर। सो हमने देखा था कौन कौन से फैक्टर्स थे, एक लेंथ था, एक एरिया था, और नेक्स्ट वन वाज द टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। सो सबसे पहले रेजिस्टिविटी की बात करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस सबसे पहले किस पे डिपेंड करता था, लेंथ पर। रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन था। इफ यू इंक्रीज द लेंथ देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। हमने देखा था अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अगर लेंथ बढ़ाते जाओगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। तो एक इसको पूरी करेक्ट है। दूसरा पार्ट हमने देखा था, दूसरा फैक्टर क्या था कि अगर एरिया के साथ रेजिस्टेंस का कैसा रिलेशन था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ठीक है, अगर एरिया इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर एरिया इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज, और अगर एरिया डिक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब दुश्मनी का रिलेशनशिप है यहाँ पर। तो ये हो गया सेकंड। थर्ड वन, अब ये कह रहे दोनों फैक्टर्स से हम क्या करते हैं, यहीं से हम एक रिलेशन बना देते हैं। हमने देखा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब जहां भी प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो उसको इक्वल लगाते हैं और उसकी जगह पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है। सेम यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ। क्या हुआ, जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो इक्वल आया, और यहाँ पे एक कांस्टेंट आया जिसको हम बोलते हैं रो। इस सिंबल का नाम है रो, और इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। और यहाँ पर आ गया L अपॉन में E। सो R का रेजिस्टेंस का हमें एक नया फॉर्मूला मिल गया, R इक्वल्स टू रो लेंथ अपॉन में एरिया। और हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा था, अगर ओम्स लॉ याद हो तो मैंने बताया था ओम्स लॉ क्या होती है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और यहाँ पर भी जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था तो एक कांस्टेंट आया था, V इक्वल आ गया था और R आ गया था, ये था I। तो V इक्वल्स टू IR और RI। तो यहाँ से R का फॉर्मूला यहाँ से मिला था, R इक्वल्स टू V अपॉन में I, बट दिस फॉर्मूला इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। और एक और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल गया, क्या, R इक्वल्स टू रो लेंथ अपॉन में एरिया। तो ये जो कांस्टेंट है ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। और यू कैन से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दूसरा नाम क्या है इसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो आई थिंक क्लियर। सो ये जो एक सिंबल आया इसको क्या, इस सिंबल का नाम क्या है, रो। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, जिससे हम डिनोट करते हैं। तो ये जो कांस्टेंट है इसको हमने नाम क्या दिया, रेजिस्टिविटी, और इसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का है जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अब यहीं से इसका फॉर्मूला निकाल आते हैं। अब ये रो यहाँ पर है, हमें रो की वैल्यू चाहिए। अच्छा, एरिया इधर क्या है, डिवाइड में है, अगर दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये क्या है, मल्टीप्लाई में, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में। तो हमें रो का रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या मिल जाता है, ये कहाँ गया, यहाँ पर। सो R इंटू ए अपॉन में L, हमें क्या फॉर्मूला मिल गया, रो मतलब रेजिस्टिविटी जो है दैट इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन में L, रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन में लेंथ। सो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमने देखा, रो R A अपॉन में
एल, ये फॉर्मूला आपको मिल जाता है। सो रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन में एल। अब जो रेजिस्टिविटी है उसके रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एरिया से भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। सो रो इक्वल्स टू आर इनटू ए अपॉन में एल। तो कहां से बना, यही से हमने इसको ड्राइव कर लिया। सो दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी। अब बात कर लेते हैं यहीं पे रेजिस्टिविटी के साथ साथ, लेकिन इसकी ऐसे यूनिट की बात करते हैं, ऐसे यूनिट की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस की ऐसे यूनिट क्या है, ओम। एरिया की ऐसे यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। एरिया की ऐसे यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, मतलब 2 बाय मीटर। और लेंथ की ऐसे यूनिट क्या होती है, मीटर। तो 1 मीटर से मीटर गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका, इसकी ऐसे यूनिट क्या बचा, ओम मीटर। सो व्हाट इज द ऐसा यूनिट, SI unit of resistivity, resistivity की ऐसा यूनिट क्या है, that is ohm meter। So resistance की ऐसा यूनिट ओम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा एग्जाम में। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम और रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या है, ओम मीटर। कैसे निकला, बस उसी में हमने वैल्यू जो फॉर्मूला था, रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ क्या होती है, मीटर। तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, यू विल गेट द ओम मीटर। शॉर्ट में आप कैसे लिख सकते हैं इसको, ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। अब बात कर लेते हैं इसमें थोड़ा डेफिनेशन वे में रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा, लेकिन डेफिनेशन पे जाने से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जो रेजिस्टिविटी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है एमसीक्यू टाइप, कि जो रेजिस्टिविटी है वो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ। रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ पर और थिकनेस पर डिपेंड नहीं करती। इसको बिल्कुल माफ कर लेना, यहाँ से बनाते हैं क्या, कि जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड, बिल्कुल मार्क कर लेना, किस पर डिपेंड नहीं करती, लेंथ पर और थिकनेस पर। क्या देखा हमने कि रेजिस्टिविटी जो है इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड थिकनेस। तो डिपेंड किस पे करती है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी हर एक मेटल की अपनी अपनी अलग होती है। जैसे कॉपर का वायर होगा तो कॉपर के वायर की रेजिस्टिविटी फिक्स होगी, कितनी होगी, 1.69 × 10⁻⁻8 ओम। हर किसी पर्टिकुलर वायर की रेजिस्टिविटी फिक्स होगी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, बट लेंथ और थिकनेस पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। अच्छा, मेनली इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है रेजिस्टिविटी, क्योंकि हमने देखा रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम मान लेते हैं, सपोज एक ले लेते हैं, हमने 1 मीटर का वायर लिया, कितना वायर लिया, 1 मीटर लेंथ का वायर लिया। वायर कितने का है, 1 मीटर, इसकी क्या है, लेंथ है। और इसका जो एरिया है, इस वायर का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज ऑल्सो एरिया। इस वायर का जो एरिया है वो कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर ले लिया हमने और उसकी लेंथ भी 1 मीटर ले ली, दोनों चीजें 1 ले ली। अब अगर हमारे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कहाँ है, ये रहा, ठीक। अब इसमें हमने क्या, एरिया भी 1 ले लिया, लेंथ भी 1 ले लिया। तो बताओ ये दोनों 1 हो गए, यूनिटी हो गए, तो बचा क्या, रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना रेजिस्टेंस होगा उतनी ही क्या होगी, रेजिस्टिविटी होगी। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं, कोई बात नहीं। क्या बोला मैंने कि जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है दैट इज R × A अपॉन में लेंथ। हमने क्या किया, एक वायर लिया, उस वायर का एरिया भी क्या कर दिया, 1 मीटर स्क्वायर, और उसका जो लेंथ है वो भी कितना कर दिया, 1 मीटर। और वायर है तो उसमें रेजिस्टेंस तो होगा, तो क्या हुआ, ये दोनों तो 1 हो गए। तो फॉर्मूले से क्या है, तो बचा क्या हमारे पास क्या बचा, दैट रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब जितना रेजिस्टेंस होगा वायर का उतनी ही उसकी क्या होगी, रेजिस्टिविटी होगी। सो अब यहीं से डेफिनेशन निकाल लेते हैं। अगर 1 मीटर लेंथ का वायर लिया जाए, अ वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ, एरिया 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, एरिया उस वायर का कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ कितनी है, 1 मीटर। ऐसा वायर जितना रेजिस्टेंस देगा उतनी ही उसकी क्या होगी, रेजिस्टिविटी होगी। अ वायर whose area is 1 meter square, length 1 meter, provide
the amount of resistance that is known as its resistivity. अब यहाँ पे देखिए definition. The resistivity of a substance is numerically equal to the किसके resistance के of a rod of that substance which is 1 meter long. कितना है उसका length 1 meter और एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन. तो जितना 1 मीटर लेंथ का वायर और 1 स्क्वायर मीटर का एरिया वाला वायर जितना रेजिस्टेंस देगा दैट विल बी इट्स रेजिस्टिविटी. सो हर एक किसी की हमने ना रेजिस्टिविटी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कुछ मेजर करके हमने लिखी हुई है. अच्छा, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी, सबसे गुड अच्छा कंडक्टर कौन सा है? जो जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? कम होगी. उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी मतलब रेजिस्टिविटी भी कम होगी. और जो जितना बैड कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? रेजिस्टिविटी की ज़्यादा होगी. तो हमने पढ़ा है सबसे अच्छा गुड कंडक्टर जो होता है वो कौन सा होता है? सिल्वर होता है. तो सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी है उस पर 20 डिग्री सेल्सियस पे अप्रॉक्स कितनी होती है? 1.60 into 10 to the power -8 ओम मीटर. बिकॉज सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर. सिल्वर के बाद कॉपर का आ जाता है, फिर कॉपर के बाद एल्यूमिनियम. ये अच्छे कंडक्टर हैं, करंट को कम रोकते हैं. ठीक है, करंट को कम रेजिस्ट करते हैं, अपोज करते हैं. तो इसीलिए हम इनका क्या करते हैं वायर. बट सिल्वर कॉस्टली है इसलिए हम सिल्वर के वायर्स कम बनाते नहीं है. हम किसके बनाते हैं? कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर्स को बनाते हैं. कॉपर की कितनी है अगर देखी जाए? ये तो किसकी है? सिल्वर की. कॉपर की रेजिस्टिविटी कितनी है? 1.69 into 10 to the power -8 ओम मीटर. बस कॉपर की थोड़ी ध्यान रखो. 1.69 into 10 to the power 8 ओम मीटर. क्लियर? अच्छा, और एल्यूमिनियम की देखी जाए तो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी. 2.68 समथिंग है, 2.63 into 10 to the power 8 ओम मीटर. अच्छा, ये तो इसके हो गए एल्यूमिनियम की. लेकिन हम बात कर लेते हैं जो हमारी हीटिंग डिवाइसेस होती हैं. हीटिंग डिवाइसेस, हीटिंग अप्लायंसेस, मतलब जिनमें से करंट पास होता है तो वो हीट प्रोड्यूस करती हैं. तो ये अच्छा कंडक्टर होगा, एक अच्छा गुड कंडक्टर का अगर वायर होगा तो अपने अंदर से करंट को इजीली पास करने देगा. और जब करंट जितना स्मूथली चलेगा, इजीली चलेगा, तो उसमें से हीट प्रोड्यूस नहीं होगी. लेकिन अगर हमने कोई ऐसा वायर ले लिया जो करंट को इजीली जाने ना दे, जैसे बीच बीच में ब्रेकर लगा दिए, तो क्या गुस्सा आता है ना. तो बस जो करंट को इजीली पास ना होने दे, तब ऐसा कोई वायर अगर यूज करेंगे तो उसमें से क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी. तो हीटिंग डिवाइसेस में जो हम यूज करते हैं अधिकतर क्या यूज करते हैं? एलॉय यूज करते हैं. एलॉय कौन सा सबसे ज्यादा एलॉय जो हम यूज करते हैं हीटिंग अप्लायंसेस में पूछा भी जाता है, दैट इज निक्रोम. किसका एलॉय यूज करते हैं? दैट इज निक्रोम. NiCHROME. निक्रोम का वायर हम सबसे ज्यादा, और भी है निक्रोम की जगह हम ना मैग्नेनियम भी यूज करते हैं, कांस्टेंटाइन भी यूज करते हैं. बट सबसे ज्यादा जो हीटिंग अप्लायंसेस में यूज करते हैं वो जो स्प्रिंग सी दिखती है ना हीटर में और उसमें, वो किसकी बनी होती है? निक्रोम की बनी होती है. अच्छा, निक्रोम की रेजिस्टिविटी कितनी होगी? आइडिया? निक्रोम की जो रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा हो जाएगी, काफी, क्योंकि करंट को रोकेगा. तो इसकी कितनी है? 110 into 10 to the power 8. कितनी है निक्रोम की? 110 into 10 to the power 8 -8 ओम मीटर. ठीक है, तो ये किसकी है? निक्रोम की. लेकिन जो एक होते हैं इंसुलेटर, जो करंट को अपने अंदर से पास ही नहीं करते बिल्कुल भी, तो उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? इनसे भी बहुत ज्यादा होगी. जैसे ग्लास की, तो उनकी वैल्यू कहाँ चली जाएगी? पॉजिटिव में, माइनस में ही नहीं मिलेगी. अब जैसे हम देखें ग्लास हो गया, या फिर हम बात कर लेते हैं हाँ रबर होगी, पेपर हो गया, इनकी जो रेजिस्टिविटी वो क्या हो जाएगा? 10 to the power 12, 10 to the power 13 ओम मीटर पे आ जाएगी. पॉजिटिव में, दैट इज नॉट ए नेगेटिव, बिकॉज करंट को पास करते ही नहीं है. सो हमने क्या देखा? आज देखा रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी कहाँ से लेके आए हम फॉर्मूले को? रेजिस्टेंस से. रेजिस्टेंस के कौन कौन से फैक्टर्स देखे थे कि रेजिस्टेंस लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इन दोनों को हमने क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया इन दोनों को. तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया था? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. फिर हमने इस प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया तो हमारे पास क्या आ गया था? रो लेंथ अपॉन में एरिया. फिर हम इस रो की ये जो कांस्टेंट है इसी को क्या बोला हमने? रेजिस्टिविटी. फिर इसको हम साइड में लेके आए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? रो इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन में लेंथ. यहीं से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है. बस अब आप करें ये फॉर्मूला माइंड में रखो. अगर कोई ऐसे पूछ ले, अगर लेंथ इंक्रीज कर दे तो रेजिस्टिविटी का क्या होगा? एरिया इंक्रीज करे तो रेजिस्टिविटी का क्या होगा? तो फॉर्मूले में जो ऊपर होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. ऊपर वाले अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और नीचे वाले अगर बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. सो बस
और हमने डेफिनेशन कैसे बनाई, 1 वाले को लेके दोनों को अगर हमने एरिया और लेंथ को 1 1 कर दिया तो जितना रेजिस्टेंस होगा उतनी ही क्या होगी, रेजिस्टिविटी होगी। इसकी ऐसे यूनिट क्या होगी, दैट इज ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक, डेफिनेशन देखी और हमने देखा जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू कैसी होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन जो एलॉयज होते हैं उनकी थोड़ी ज़्यादा होती है और जो इंसुलेटर्स उनकी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अपने अंदर से करंट को पास नहीं करते। तो हमने देखा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसका जितने हीटिंग डिवाइसेस होते हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, निक्रोम यूज़ करते हैं अधिकतर। अच्छा, रीज़न क्या है निक्रोम यूज़ करने का, पहला रीज़न तो ये मिल गया आपको निक्रोम यूज़ करने का कि दे हैव हाई रेजिस्ट, उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो कैसे, दे हैव अ वेरी हाई रेजिस्टिविटी। पहला रीज़न क्या है, हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी, ये एग्जाम में पूछा गया निक्रोम का, इसके 2 पॉइंट तो याद कर लेना इफ यू आर इन 10th क्लास। तो रेजिस्टिविटी की दे हैव अ वेरी हाई रेजिस्टिविटी, और दूसरा दे डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली, वो जल्दी से बर्न नहीं होते। सेकंड पॉइंट क्या है, दे डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, दे डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन easily, they do not go oxidation easily, मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब बर्न, वो जल्दी से बर्न नहीं होते। ठीक है, बर्न इसका मतलब क्या है, जलना, जी जल्दी से नहीं बर्न होते एट हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यानी कि जैसे कोई और वायर होगा तो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, बस आपको करंट सर्किट लॉस हो जाएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।